रिसेंटली आपने देखा होगा जब दिल्ली में अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर थे तो अरविंद केजरीवाल जेल में गए। वो दिल्ली की सरकार जेल से चला रहे थे। उनके अलग अलग मिनिस्टर जैसे सत्येंद्र जैन वो भी जेल में रहते हुए मिनिस्टर की पोजीशन पे थे। इन्हीं सभी रीजंस की वजह से काफी ज्यादा पॉलिटिकल डिबेट स्टार्ट हो रही थी कि ये जो क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स स्टार्ट हो गया है। आप हमेशा जब कभी भी एमपी का इलेक्शन होता है या एमएलए का इलेक्शन होता है तो आप डेटा देखते हैं कि हर बार असेंबली में या पार्लियामेंट में जितने भी एमपी इलेक्ट होकर आए हैं उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है। तो आप ये समझिए कि हम सोसाइटी में लोगों को गवर्न करने के लिए जिन लोगों को चुन के भेज रहे हैं वो खुद क्रिमिनल है, तो वो सोसाइटी में क्राइम कैसे कम करेंगे। अगर वो जेल के अंदर हैं, डिसीजन नहीं ले पाएंगे, कोई फैसला नहीं ले पाएंगे, तो लोगों के लिए पॉलिसी कैसे बनेगी, लोगों के लिए कोई भी स्कीम कैसे आएगी, गवर्नेंस कैसे होगा, लॉ एंड ऑर्डर कैसे मेंटेन होगा। इन सब रीजनों के कारण रिसेंटली बीजेपी ने एक पार्लियामेंट में बिल पेश किया है जिसके अकॉर्डिंग प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स अगर किसी भी क्राइम में, और क्राइम सीरियस होना चाहिए, किसी भी सीरियस क्राइम में, और ऐसा क्राइम जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा है, वो अगर 30 दिन तक लगातार जेल में बंद होंगे यानी कि जुडिशियल कस्टडी के अंदर होंगे, उनको रिजाइन करना पड़ेगा। यानी कि गवर्नर के पास पावर होगी या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास होगी या प्रेसिडेंट के पास पावर होगी, वहां पर उसको रिमूव कर सकते हैं अगर खुद रिजाइन ना करे। लेकिन इसमें बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट आ रही है को जो बीजेपी लेके आ रही है वो इसलिए लेके आ रही है क्योंकि वो पूरी की पूरी इंडिया के अंदर सिर्फ बीजेपी का कंट्रोल चाहती है, वो अपोजिशन को खत्म करना चाहती है। तो आज की इस वीडियो में हम उसी चीज को क्रिटिकली एनालाइज करेंगे और बीइंग अ लॉ स्टूडेंट मैं, आर्यन एंड जानवी आपको ये सारे अपने अपने व्यूज बताएंगे कि इसमें क्या लीगल लूप होल्स हैं, क्या मिसयूज हो सकता है और क्यों अच्छा है ये इंडिया के लिए। तो सबसे पहले हम आर्यन से स्टार्ट करते हैं। आर्यन के क्या व्यूज हैं इसमें? तो मैं इस बिल के फेवर में हूं और मेरा सिंपल रीजन ये है कि अनलेस एंड अनटिल एक गवर्नमेंट जो कि पावर में है और वो फुल्ली ऑफिस के अंदर नहीं है, वो लोगों को सही तरीके से गवर्नेंस प्रोवाइड नहीं कर सकते। हमने जैसे अरविंद केजरीवाल जी के केस में देखा, वो जेल के अंदर थे, उनके साथी भी जेल के अंदर थे, भले ही वो चार्ज कोई भी हो, लेकिन दे वर नॉट एबल टू प्रोवाइड गुड गवर्नेंस टू द पीपल ऑफ दिल्ली। हमने देखा होगा कि सिर्फ ऑर्डर साइन हो रहे थे लेकिन ऑन ग्राउंड जो भी इश्यूज थे वो सही तरीके से रिजॉल्व नहीं हो रहे थे। एंड इट इज इंपेरेटिव कि अगर आप एक पोजीशन ऑफ पावर में हैं और आपके पास कोई भी आप इस केस के अंदर है जिसमें आपके ऊपर चार्ज फ्रेम हुआ है, तो आप इन्वेस्टिगेशन को या किसी भी एविडेंस को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, उसे ऑल्टर कर सकते हैं। तो ये जस्टिस के नजरिए से फेयर नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि जो ये बिल लाया गया है ये बेहतरीन लाया गया है। इस बिल से हम ये देखेंगे कि जो भी क्राइम है, चाहे भी वो एक पॉलिटिकल लेवल पे हो, लेकिन उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, उसके खिलाफ भी सजा है। हाँ, इसमें हम देख सकते हैं कि ये जो बिल है ना, ये सिर्फ ये कहा जा रहा है कि अपोजिशन को खत्म करने की बात की जा रही है, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि वो प्राइम मिनिस्टर भी इस पैरामीटर पे आ रहा है, चीफ मिनिस्टर भी है और मिनिस्टर भी है, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट है चाहे स्टेट की। तो स्टेट में बीजेपी भी है, सेंटर में भी बीजेपी है, तो ये सभी को काउंटर करेगा। कल को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे कोई केस हो जाए और वो 30 दिन जेल में चले जाए तो वो प्राइम मिनिस्टर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि ठीक है उन्होंने रीजनिंग यही दी है ना। अमित शाह जी का अगर आप इंटरव्यू देखें तो उन्होंने ये रीजनिंग दी है, केजरीवाल जी की सरकार की वजह से ये बिल लाना पड़ा। उन्होंने ऐसा काम किया कि भाई मैं चाहे जो भी हो, मैं अपनी पोजीशन ऑफ पावर नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने पब्लिक वेलफेयर को नेग्लेक्ट किया, तो मजबूरन हम उन्हें ये बिल लाना पड़ा। कोई भी अगर पोजीशन ऑफ पावर के अंदर है, गुड गवर्नेंस पब्लिक को प्रोवाइड की जा सके, इसलिए वो उस पोजीशन से हटाई जा सके। बेसिकली केजरीवाल ने पावर को चुना रेदर देन पब्लिक को चुना। अगर आप अमित शाह की पार्लियामेंट की डिबेट सुनेंगे, इस जो स्पीच आई है अभी, जो वीनू गोपाल है, सॉरी, उनको काउंटर किया था कि जब अमित शाह के ऊपर ये चार्जेस लगे थे उन्होंने तुरंत रिजाइन कर दिया था जेल जाने से पहले, और जब तक वो उनको सजा हुई, जब तक वो कोर्ट ने उनको बरी नहीं किया, तब तक कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन उन्होंने होल्ड नहीं की थी। दैट्स द डिग्निटी। आप लोगों की तरफ क्या मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर वही एक और एंगल आ जाता है कि अपोजिशन इसको काउंटर करने की कोशिश कर रही है। जैसा कि हम जानते हैं कि ये बिल लोकतंत्र को बेटर तो करेगा, पर क्या हो अगर इसी बिल का मिसयूज होने लगे, तो यही चीज अपोजिशन ने उठाई है। जैसे कि हम जानते हैं ईडी, सीबीआई, इन जैसे डिपार्टमेंट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस में आपको बिना वारंट दिए अरेस्ट कर लेते हैं और आपको रीजन भी नहीं पता लगता है, एंड दे कैन एक्सटेंड अप टू मोर देन 30 डेज। तो इसमें हमने देखा है कि सत्येंद्र जैन के साथ यही हुआ है कि आप ये समझिए कि जो ईडी है, सीबीआई है, ये सारी की सारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ना, ये किसके अंडर काम कर रही है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कर रही है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर फंक्शन कर रही है। कौन है? बीजेपी रूल कर रही है। और यही चीज जो पार्टी पावर में है उसको हेल्प करेगी, बीजेपी कभी भी अपने कैंडिडेट को अरेस्ट तो नहीं कराएगी उस चीज के लिए। नहीं, बट ऐसा ये मैंडेटरी थोड़ी है कि बीजेपी ही हमेशा पावर में रहेगी और जैसे ही बीजेपी जा रही है वो लॉस क्रैक कर देगी। हाँ, ऑब्वियसली अगर ये लॉन्ग रन है, ये ऐसा नहीं है कि ये जो बिल लेके आए हैं उसमें ये मेंशन करा है कि जब तक बीजेपी का रूल रहेगा तब तक ये लॉ एप्लीकेबल रहेगा। वो चले जाएंगे तो कल को वो भी यूज कर सकते हैं कि कोई पार्टी पावर में होने के बाद उसके मिनिस्टर्स अगर जा रहे हैं 30 डेज के अंदर अरेस्ट हो रहे हैं,
लेकिन फिर इसमें एक एडिशनल प्रोविजन ये भी है कि आप रीअपॉइंट कर सकते हो। फिर इस बिल का पॉइंट क्या है? हाँ, ये अच्छा है कि आप उसको रीअपॉइंट कर सकते हैं, क्योंकि देखिए लॉ जो कहता है, लॉ ये कहता है कि चाहे अगर आप मान लीजिए मेरे पे कोई केस करते हैं तो इसका मतलब मैं क्रिमिनल नहीं हो गया, आई एम एक्यूज्ड, आई एम नॉट कन्विक्टेड। लीगल टर्म में इसको ये कहते हैं इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। तो जब तक चाहे आप 20 साल केस चले, 30 साल केस चले, उसमें भी ग्राउंड ही सेट नहीं हुए कि ये फर्जी केस है या नहीं है। हाँ, लेकिन जब तक आप जेल में, देखिए केजरीवाल के केस में यही हुआ था कि वो जब जेल में था ना, तो जेल में रहते रहते वो गवर्न नहीं कर पा रहा और वो रिजाइन भी नहीं कर रहा, किसी और को अपने चार्जेस भी नहीं दे रहा है। What I'm saying is कि इस बिल में सिर्फ आपको अरेस्ट के 30 डेज का टाइम ड्यूरेशन तो मेंशन किया है, लेकिन ये नहीं बोला कि आपको इस बिल में कन्विक्शन का कोई मेंशन नहीं है कि अगर हो सकता है कि कोई मिनिस्टर कन्विक्ट ना हो और उसके ऊपर कोई झूठा केस चल रहा हो। हम इसको ना उस तरीके से नहीं देख सकते, हमें इसको अलग तरीके से देखना पड़ेगा। ये बिल कन्विक्शन होगा नहीं होगा उसकी बात नहीं करता, क्योंकि इसलिए बात नहीं करता क्योंकि ऑलरेडी पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट ये कहता है अगर आपको किसी भी केस में 2 साल से अधिक की सजा हो जाती है तो आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं रहेंगे। राहुल गांधी का केस आया था, डिफेमेशन केस में 2 साल की सजा हुई, उनकी एकदम मेंबरशिप चली गई, ठीक है। अब और 6 साल के लिए भी आप फर्दर इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ये हो गया। दूसरी चीज, यहाँ पर जो पॉलिसी पैरालिसिस आ जाता है किसी भी मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या पीएम के जेल के जाने के बाद, वो पावर भी छोड़ने को तैयार नहीं है, तो लोगों की लिए पॉलिसी कैसे बनेगी? उस पैरालिसिस को खत्म करने के लिए, मान लीजिए केजरीवाल 1 साल तक जेल में रहता तो क्या 1 साल तक क्या सारी फाइल पेंडिंग रहती, सब कुछ रहता? अगर आप मान लो 2 महीने हो 3 महीने आप नहीं रहोगे उसके बाद, लेकिन उसके बाद वापस आओगे, फिर से बन जाओ, आप रीअपॉइंट कर लो। सत्येंद्र जैन के केस में देखा तो सही। हाँ, आज जो भी डिपार्टमेंटल इश्यूज थे वो रहे ना, सत्येंद्र जैन DSIDC के वो थे। हाँ। तो आप देख लीजिए इंडस्ट्रियल यूनिट्स में कितना इशू आया लोगों को। वहाँ पे जो भी लोगों के बेसिक पॉलिसीज है, भले इधर गवर्नड बाय LG, लेकिन उस केस में लोगों को इशू आया क्योंकि भाई एज अ डिपार्टमेंट देमसेल्व्स वो कोई क्लियर पॉलिसी बना ही नहीं पाए। जो भी फंसे हुए केसेस है या जो भी अपडेटिंग इंडस्ट्रियल लैंड के केसेस है एरियाज के अंदर जो कि DSIDC गवर्न करता है, वहाँ पे लोगों को बहुत इशू आया। आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए छोटा सा, अगर कोई होम मिनिस्टर है किसी भी स्टेट का, मान लीजिए उस पे कोई क्राइम के चार्जेस लग, वो अगर जेल जाता है, इसका एक ड्रॉबैक भी मैं आपको बता रहा हूँ। पहली बात तो उस पर कोई क्राइम के चार्जेस नहीं लगेंगे, कोई अरेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि वो पूरा पुलिस डिपार्टमेंट उस होम मिनिस्टर के अंडर है, तो वो उस होम मिनिस्टर को क्यों अरेस्ट करेंगे? लेकिन यहाँ पर दूसरा इशू ये है कि वो CBI अरेस्ट कर सकती है, ED अरेस्ट कर सकती है, क्योंकि वो पावर सेंटर में है, स्टेट में नहीं कर सकती। तो सेंटर में बीजेपी उसको मिसयूज कर सकती है। जितने अच्छे इसके क्लोज हैं वो उतने ही बुरे हैं। कल को ममता बनर्जी को कोई अरेस्ट क्यों करेगा? वही मिनिस्ट्री हेड कर रही हैं, वही पुलिस डिपार्टमेंट हेड कर रही है। पुलिस तो आम जनता की FIR दर्ज नहीं करती है, तो वो क्या करेगी? लेकिन यहाँ पर मिसयूज होगा CBI का, ED का, अदर इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उन सब का। कोर्ट पहले ही मेंशन कर चुकी है कि ED पहले भी बायसनेस दिखा चुकी है टुवर्ड्स द पॉलिटिकल पार्टी हु इज इन पावर। तो वो बहुत मिसयूज करते हैं। तो ये आने वाला मेन रीजन ये है कि देखो अच्छा है, लेकिन इसके बहुत ज्यादा क्लोज ऐसे भी, बहुत ज्यादा इसको ऐसे भी यूज हो सकता है कि जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है, या मान लो बीजेपी की भी है, कल को मान लो स्टेट आपस में ही उनका कुछ टसल हो जाता है, तो वहां पर भी अपने लोगों को वोट बैंक के लिए या किसी भी चीज के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड सेंटर के पास CBI है, ED है। अगर उनकी कस्टडी में चले जाएंगे, मुझे लगता है कि इस बिल में सुधार के लिए बहुत जगह है और एक डिटेल्ड डिस्कशन पार्लियामेंट में इस पे होनी चाहिए, ठीक है। ऑपोजिशन को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा। सिर्फ ये कहना कि हम भाई बस आंदोलन करेंगे, आवाज उठाएंगे और डिस्कशन ना करना, ये ऑपोजिशन के लिए ही हानिकारक है। उन्हें एक डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए। डिटेल डिस्कशन के बाद जो भी इसमें इश्यूज है उन्हें रेज करे, बीजेपी या जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है उसे एड्रेस करना चाहिए कि भाई ये इस बिल में फ्लॉज हैं या ये ऐसी चीजें हैं जिनमें इशू आ रहा है इम्प्लीमेंटेशन। इसको सबसे अच्छा मेन क्या है, अगर इस लॉ के अंदर, इस अमेंडमेंट के अंदर जो भी चीजें आएंगी उसके लिए इनको एक एडिशनल ट्राइब्यूनल बनाना चाहिए जो इस केस को फास्ट ट्रैक में वो रिजोल्व करे, वो देखे कि वेदर द केस आर जेन्युइन और नॉट जेन्युइन। उसमें जुडिशरी को भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसमें जुडिशरी अगर डिले करेगी तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज हो भी सकता है, जैसे हमने ED के केस में अगेन देखा है कि जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है ED को। अब यहाँ पे एक चीज और है कि सबसे पहले क्या ये पास हो पाएगा? मैं अब इसी चीज पे ये कह रही हूँ, जैसे कि अब ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के अंदर गया है, उसके बाद रिपोर्ट आएगी, उसके बाद वोटिंग आएगी। हम ये नहीं कह रहे कि ये बिल अच्छा है या बुरा है, हमें इस बिल के जो लूप होल्स है उन्हें कवर करके एज अ टीम, सबको अपोजिशन और जो पार्टी पॉलिटिकल पार्टी पावर में है दोनों को एज अ टीम काम करके, क्योंकि ये बिल अच्छा है, डेफिनेटली अच्छा है, लेकिन जो इसके लूप होल्स है वो हमें कवर करने पड़ेंगे और ये बिल अकेली बीजेपी नहीं ला सकती, ठीक है। और जैसे कि इस बिल को लाने के लिए हमें 138 अमेंडमेंट एक्ट है, मैं ये मेंशन कर दूं, और ये बिल एक नहीं है, इसके साथ 3 बिल आए हैं। पहला बिल PM और CM के लिए है, सेकंड बिल इज अबाउट LG एंड मिनिस्टर्स एंड थर्ड बिल इज J&K रीऑर्गेनाइजेशन बिल। और मैं आपको बता दूं, जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आता है उसको इजीली पास नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसके लिए आपको अंडर आर्टिकल
आर्टिकल 368 स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, और स्पेशल मेजॉरिटी बीजेपी के पास खुद ही नहीं है। अगर मैं सिर्फ इंडिविजुअली बीजेपी की बात करूं तो उसके पास नहीं है, हाँ उसके कोalition के पास है, लेकिन उसके पास खुद के पास नहीं है। ये अभी जैसे हमें इस बिल को ही लाने के लिए हमारे कुछ मेन आर्टिकल्स हैं, उनमें भी अमेंडमेंट करना पड़ेगा, जैसे कि आर्टिकल 75, 164 एंड 239 AA। क्योंकि अमेंडमेंट उसी के लिए ये बिल लाना पॉसिबल नहीं है। अपोजिशन को भी समझना पड़ेगा कि ये बिल इज गुड फॉर लॉन्ग टर्म। और मैं इसमें एक ही चीज और ऐड करना चाहूंगा कि ऑपोजिशन हैज टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन दिस बिल मेकिंग। भले ही उनके बीजेपी के पास नंबर्स नहीं है, लेकिन ऑपोजिशन में जैसे हमने बीआरएस का देखा कि दे हैव अब्सटेन्ड फ्रॉम वोटिंग, कि हम वोट ही नहीं करेंगे। जब आप अपना पक्ष रखेंगे ही नहीं पार्लियामेंट के अंदर, तो आपको कोई अधिकार नहीं है बाद में ये कहने का ये हमारे साथ गलत हो रहा है। अपना पक्ष रखना भी इंपॉर्टेंट है। एंड एग्जैक्टली, क्योंकि अपोजिशन को एज एंटी नेशनलिस्ट नहीं काम करना है। अपोजिशन को और इस पार्टी को, दोनों को मिलकर इस कंट्री को और हम इस ग्रोथ को डेफिनेटली देखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये बिल आए। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको सभी को बता दूं कि डेली जितने भी क्रिटिकल ऐसे इश्यूज होंगे, डेली पे आपको इससे रिलेटेड वीडियो मिलेगी, ताकि आप एक क्रिटिकल एनालिसिस बिल्ड कर सके, आप समझ सके कि हर एंगल से इसके व्यूज क्या हैं। आप भी अपने व्यूज, जो भी व्यक्ति जो सोचता है वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है। हम कमेंट बॉक्स में भी एक इंटरेक्शन करेंगे थ्रू दी कमेंट चैट्स एंड ऑल, और आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं ताकि आपको ये सारी की सारी इनसाइट्स मिलती रहे, फ्रॉम द लीगल पर्सपेक्टिव, फॉर द इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव, फॉर द पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव। हम जितने भी डायमेंशंस हैं उन सभी को इस डिबेट्स में, इस डिस्कशन में कवर करेंगे, और भी बहुत सारे लोगों को अपने साथ ज्वाइन करेंगे, उनके भी व्यूज जानेंगे, चाहे उसमें फीमेल पर्सपेक्टिव हो, चाहे उसमें आपका एकेडमिक पर्सपेक्टिव हो, वो सारे पर्सपेक्टिव आपके सामने पेश करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।